नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से बड़ी खबर के साथ। माफिया अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट। हत्या आरोपियों की कोर्ट में पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे तीनों आरोपियों को पेशी के लिए प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज लाया गया है। थोड़ी देर में सीजेएम कोर्ट में पेश होंगे तीनों आरोपी कोर्ट के अंदर है। सुरक्षा बेहद ही ज्यादा मजबूत है। आरएएफ, पीएसी और पुलिस मुस्तैद है। कोर्ट के सामने वाली सड़क को बंद किया गया है। तो तीनों आरोपियों की आज पेशी है जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की, वो भी पुलिस रिमांड में। और इसी दौरान उनको प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज लाया गया है रिमांड की मांग के लिए। और इस दौरान खास व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर। आरएएफ तैनात है, पीएसी तैनात है, पुलिस मुस्तैद है और इसी के साथ कोर्ट के सामने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया है। तो सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सीजेएम कोर्ट में पेशी हो रही तीनों आरोपियों की और कोर्ट पहुंच चुके हैं आरोपी। कुछ ही देर में पेशी शुरू होगी। कोर्ट के अंदर भी प्रवेश कर चुके हैं और इसी दौरान सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। तो आरएएफ, पीएसी और पुलिस मुस्तैद है। कोर्ट के सामने वाली सड़क को बंद किया गया है। तो तीनों आरोपियों को पेशी के लिए प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज लाया गया है। थोड़ी देर में सीजेएम कोर्ट में पेश होंगे तीनों आरोपी कोर्ट के अंदर है। सुरक्षा बेहद मजबूत है। आरएएफ, पीएसी और पुलिस मुस्तैद है। अपडेट चलते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए किस तरीके से कोर्ट पहुंच चुके हैं जो आरोपी हैं, पेशी क्या शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कोर्ट के अंदर तीन पेश कर दिया गया है, जिसमें नवलेश, सली खुराना, इसके अलावा अरुण मौर्य को कोर्ट में पेश किया गया है। भाई जेल के अंदर कचेरी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी को भी इस गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, चाहे वो कचेरी के वकील हो या जो फरियादी पेशी पर आते हैं, उनको भी इस गेट से जाने के अंदर इजाजत नहीं है। कई लेयर में जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। गेट, अगर हम पूरे गली और गेट के अंदर की बात करें तो 3-4 जगह से पोस्ट बनाए गए हैं। उससे पोस्ट से किसी को भी गुजरने की इजाजत नहीं है। दूसरे रास्ते आज के लिए वकीलों के लिए और जो पेशी पर आने वाले लोग हैं उनके लिए खोले गए हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। जिस तरीके से इंटेलिजेंस को खबर मिल रही थी कहीं इन तीनों आरोपियों के ऊपर भी हमला न हो जाए, उसको देखते हुए पीएसी के जवान, प्रयागराज पुलिस के जवान, आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। मैं खुद इस समय कटेरी के गेट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सामने देख सकते हैं कि एक और पीएसी की कंपनी अंदर जा रही है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। इसके अलावा कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहाँ पर कोर्ट के अंदर पेशी होनी है। तो सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम है और पुख्ता होगा कि कोर्ट में पेशी होगी। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले कुख्यात, क्योंकि ये अपराधी थे अतीक और अशरफ, इनकी हत्या करने वाले किस किस्म के अपराधी होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी के लिए देखिए उनकी रिमांड की भी मांग की जा रही है ताकि तमाम पहलुओं पर अब जांच आगे बढ़ सके, पूछताछ हो सके, क्योंकि मास्टरमाइंड कौन है ये अभी प्रयास किया जा रहा है खंगालने का कि आखिर कौन इस साजिश के पीछे था, क्योंकि बड़े नाम थे। ऐसे में नीलेश, उसका किस तरीके से पता लगाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल कोर्ट में जब अर्जी डाली जाएगी तो ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है और रिमांड के दौरान जो क्या कुछ राज खोलते हैं। क्योंकि जो जिस तरीके से अतीक और को शूट आउट के दौरान मार गिराया था इन तीनों लोगों ने, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे कुछ और बड़े लोग हो सकते हैं, कुछ और बड़े चेहरे हो सकते हैं। जिस तरीके से इनके पास गिरसान और जिगाना मेड पिस्टलें बरामद हुई थी, जो कि विदेशी पिस्टलें हैं और हिंदुस्तान में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पिस्टलों की कीमत, जो 2 पिस्टलें बरामद हुई हैं, करीब 15 लाख के करीब उनकी कीमत है। तो ऐसे में इन आरोपियों के पास वो पिस्टलें मुहैया कहाँ से हुई, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी कीमत की ये पिस्टलें इस्तेमाल कर रहे थे। इन पिस्टलों की खासियत ये होती है कि महज कुछ सेकंडों में ही दर्जनों राउंड फायर किए जा सकते हैं और बिना फंसे। पिस्टल के मैगजीन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 17 कारतूस एक साथ मैगजीन में लगाई जा सकती हैं। 15 राउंड एक साथ धड़ाधड़ फायर किए जा सकते हैं। तो ऐसे में उसका भरपूर पता लगाने का प्रयास किया जाएगा जब रिमांड डाली जाएगी और रिमांड पर इनको लिया जाएगा। उसके बाद एसआईटी भी इनसे पूछताछ कर सकती है। जो काल्विन अस्पताल है वहां पर सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। तो तमाम चीज़ों को लेकर जब इनको रिमांड पर लिया जाएगा तो देखना होगा कि तीनों क्या कुछ अहम राज खोलते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक इन्होंने पहले पूछताछ में बताया है कि मेरठ के सोंढी
से इन्होंने दोनों पिस्टलें ली थी जब सोंडी का दिल्ली एनसीआर में सभी से इंतजार कर रहे थे कि किसी बड़ी घटना में इन पिस्टलों का इस्तेमाल किया जाए। अतीक और अशरफ के हत्याकांड में इन्हीं पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया है। और देखना होगा जब रिमांड पुलिस को मिलती है तो रिमांड के दौरान क्या ये राज खोलते हैं, इस घटना के पीछे और कौन लोग शामिल हो सकते हैं। किसी तरीके से अतीक और अशरफ ने पूछताछ में बताया था कि इनके संबंध जो है ISI से है, लश्कर तैयबा से है, कश्मीर के दहशतगर्दों से है, जहाँ से लगातार ये हथियारों को सप्लाई करा रहे थे, RDX की सप्लाई कर रहे थे। उसके अलावा गुड्डू मुखी में एक अहम कड़ी है जो अतीक के लिए जो है लश्कर तैयबा और ISI के लिए जो संबंध थे वो स्थापित करके लोगों की तस्करी करने में जुटा हुआ था। हालांकि गुड्डू मुखी अभी भी फरार है, शाइस्ता भी फरार है। ये दोनों जब गिरफ्तार होंगे या इनको एसटीएफ पकड़ती है तो कहीं ना कहीं इन दोनों से भी अहम राज खुल सकते हैं। देखना होगा कि आज कचहरी में पेशी के दौरान तीनों आरोपियों को कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाता है और रिमांड के दौरान क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आती है। बिल्कुल नीलेश, देखिए कितने दिनों की रिमांड की मांग की जा रही है एसआईटी की तरफ से, क्योंकि देखिए अभी पंजाब कनेक्शन भी सामने आ रहा है और ऐसे में अभी उसको भी खंगालना बाकी है। तो कई मामले हैं इस पूरी हत्या से जुड़े हुए जिन पर नजर रखनी है। देखिए बिल्कुल पंजाब कनेक्शन की बात करें तो पंजाब कनेक्शन इसलिए आता है क्योंकि चड्ढा गैंग से भी तार जुड़े हैं, सुंदर भाटी से भी तार जुड़े हैं। और चड्ढा गैंग की बात करें तो पंजाब में अवैध असलहों की तस्करी के रूप में ये चड्ढा गैंग जाना जाता है। कहीं ना कहीं जो सनी पुराना है उसके संबंध चड्ढा गैंग से जुड़े हुए हैं। जो पिस्टलें हैं कहीं ना कहीं उन पिस्टलों को पाकिस्तान रोन तो ऐसे में जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है उससे ये साफ होता है कि रिमांड के दौरान तमाम राह सकते हैं, क्योंकि लश्कर तैयबा का कनेक्शन हो, ISI का कनेक्शन हो, कश्मीर का कनेक्शन हो, या फिर उत्तर प्रदेश के जो अतीक अहमद और अशरफ के गुर्गे हैं उनका कनेक्शन हो। क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि जो अतीक और अशरफ के लिए जो काम करने वाले लोग थे, जो गुर्गे थे, जो बिजनेस पार्टनर थे, उनमें आपस में खींचतान मच गई है। क्योंकि वो जो संपत्ति है वो आपस में उस पर कब्जा बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि जो जिसके पास संपत्ति है उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। अब देखना होगा कि जब रिमांड अर्जी मंजूर होती है तो कम से कम 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। कोर्ट की तरफ से कितने दिन की रिमांड दी जा रही है ये फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जब रिमांड पर तीनों रहेंगे तो तमाम बड़े राज खोलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और देखिए महत्वपूर्ण ये पेशी है, नजर बना के रखिएगा नीलेश इस पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तीनों आरोपियों को पेशी के लिए प्रतापगढ़ जेल से प्रयागराज लाया गया है और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है इस दौरान चाक चौबंद, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के जो सामने वाली रोड है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। PSC तैनात की गई है, RAF तैनात की गई है और मौके पर पुलिस बल भी तैनात है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। और पेशी के जरिए रिमांड की भी मांग SIT की तरफ से की जा रही है ताकि और इस पूरे मामले को खंगाला जा सके। तो पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे हैं तीनों आरोपी कोर्ट के अंदर हैं और किसी भी वक्त पेशी शुरू हो सकती है। और RAF, PSC और पुलिस मुस्तैद है। कोर्ट के सामने वाली सड़क को बंद किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी चाक चौबंद व्यवस्था में आरोपियों को लाया गया है प्रयागराज, जहां आज ही प्रतापगढ़ जेल पहुंची थी प्रयागराज पुलिस और आज ही प्रयागराज लेकर पहुंची है। CJM कोर्ट में पेशी है। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी अब बड़ी खबर। ISI के खालिस्तान कनेक्शन से मंगवाता था AK-47। 21 फरवरी को NIA ने 72 जगहों पर छापेमारी की थी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR में रेड हुई थी। ISI से अतीक के गैंग को RDX की भी सप्लाई होती थी। ISI लश्कर तैयबा करता था हथियारों की सप्लाई। असलहा पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता था। तो देखिए किस तरीके से ये नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, NCR में रेड हुई थी और ये पता लगा था कि असलहा पहुंचाने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जाता था। RDX सप्लाई होता था, इसी के साथ AK-47 सप्लाई होती थी। तो अतीक अहमद के पास हथियारों की कमी नहीं थी, ये बात उसने खुद कबूली थी और इसके पीछे की वजह क्या थी वो अब सामने आ गई है।
आईएसआई से वो AK-47 हो, RDX हो, ये सब मंगवाता था। असला पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। तो आईएसआई के खालिस्तान कनेक्शन का भी अब खुलासा हो रहा है। तो अतीक अहमद से जुड़े हुए और उसके आतंक से जुड़े हुए बड़े राज अभी भी खुल रहे हैं परत दर परत, और कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। आईएसआई से अतीक के गैंग को RDX की भी सप्लाई होती थी और किस तरीके से ये उसका इस्तेमाल करता था ये किसी से छुपा नहीं है। अपने रसूख को कायम करने के लिए कितने लोगों की इसने जान ली है, लोगों को अपने अत्याचार से प्रताड़ित किया है। और ऐसे में अब ये बड़ा खुलासा सामने आया है। वाराणसी से अब खबर G20 समिट का तीसरा दिन आज। वाराणसी में G20 समिट का आज आखिरी दिन है। कार्यक्रम में एग्रीकल्चर वर्किंग का पर ग्रुप मीटिंग होगी। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक है। बैठक में MSCS 2023 विज्ञापित पर अंतिम रूप दिया जाएगा। G20 देशों के प्रतिनिधि करेंगे ट्रेड फैसिलिटेशन केंद्र का दौरा। समिट में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। समिट में तैयार होगा वैश्विक कृषि के विकास का नया रोड मैप। G20 समिट के आयोजन में जुटेंगे 20 देशों के प्रतिनिधि। एक पृथ्वी, एक परिवार व एक भविष्य की नींव रखेगा G20 सम्मेलन। इस साल भारत कर रहा है G20 की मेजबानी, जो कि गौरव की बात। तो देश के 60 शहरों में होगा G20 सम्मेलन की 200 बैठकें। तो आज का पूरा कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा MSCS 2023 विज्ञापित पर। कृषि, शिक्षा, अनुसंधान पर चर्चा होगी इस दौरान, और कार्यक्रम में एग्रीकल्चर वर्किंग पर ग्रुप मीटिंग भी होगी। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। बैठक में दिया जाएगा MSCS 2023 विज्ञापित पर अंतिम रूप। G20 समिट का तीसरा और आखिरी दिन है आज, और ऐसे में आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। तो विशेष इंतजाम हुए हैं G20 बैठक के लिए। सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे वाराणसी को सजाया गया है। जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रमुख चौराहों को सजाया गया है, और स्वागत में विदेशी मेहमानों की कोई कमी नहीं रखी गई है। निकाय के रण में सीएम योगी, जहां आज इसी के चलते गोरखपुर का दौरा करेंगे। दोपहर में गोरखपुर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे रानी डीहा स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी। निकाय चुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। एक एक कर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। मंडल की 28 में 27 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। आज शाम 5:30 बजे गोरखपुर क्लब जाएंगे सीएम। महापौर और वार्ड पार्षदों को लेकर बैठक करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। एक एक कर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। महापौर और वार्ड पार्षदों को लेकर भी बैठक करेंगे। तो जीत का बड़ा मूल मंत्र आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे के दौरान सौंपेंगे। गोरखपुर पहुंचेंगे दोपहर में करीब, और 1 बजे वो कार्यालय पहुंचेंगे बीजेपी के। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी आयोजित की गई है। इस मीटिंग में बड़े दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए जाएंगे कि किस तरीके से काम करना है, और इसको लेकर एक बड़ी रणनीति आज सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। अब निकाय चुनाव की कमान वो खुद संभाल रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा अहम है, और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव यानी कि स्थानीय मुद्दों का चुनाव, और जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर भी पकड़ पार्टी की अच्छी रहे, और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो सुनिश्चित करेंगे कि कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके और एक जीत का बड़ा मूल मंत्र सौंपा जा सके।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा, चुनाव में युवा वोटर की बड़ी भूमिका है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव, जहां 4.25 करोड़ मतदाता वोट देंगे निकाय चुनाव में, और इसी के साथ 2017 में 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। तो 2017 के मुकाबले इस बार 91.44 लाख मतदाता बढ़े हैं और चुनाव में युवा वोटर की भूमिका बेहद ही ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो 4.25 करोड़ मतदाता वोट देंगे। 2017 में 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। तो 2017 के मुकाबले इस बार 91.44 लाख मतदाता बढ़े हैं। तो निकाय का रण अब तैयार हो चुका है और पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और दूसरे चरण की भी तैयारियां तेज हो गई हैं। तो प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण अपडेट है, जहां प्रदेश में कुल 198 नगर पालिका परिषद हैं और इसी के साथ प्रदेश में कुल 493 नगर पंचायत हैं। तो प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं। लखनऊ से अब खबर, याजदान बिल्डर के 4 और अवैध अपार्टमेंट ध्वस्त होंगे। एलडीए ने याजदान बिल्डर के 4 और अवैध अपार्टमेंट ध्वस्त करने का आदेश दिया है। बिल्डर को इन्हें खुद तोड़ने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। अवधि पूरी होने के बाद एलडीए इन अपार्टमेंट को ढा देगा। याजदान बिल्डर ने शहर में कई अवैध अपार्टमेंट बनाए हैं। एकल आवासीय मकान का नक्शा पास कराकर अपार्टमेंट खड़े कर दिए गए हैं। तो अवधि पूरी होने के बाद एलडीए इन अपार्टमेंट को ढा देगा। याजदान बिल्डर ने शहर में कई अवैध अपार्टमेंट बनाए हैं और समय समय पर याजदान बिल्डर पर कार्रवाई की जो संकेत हैं वो मिलते रहे हैं और इस बीच जो बड़ी लापरवाही याजदान बिल्डर ने की है, अब उसको लेकर बड़ी तैयारी में प्रशासन कार्रवाई के लिए। लखनऊ से अब खबर, एलडीए सचिव का बढ़ाया गया अधिकार, अब 50 लाख तक के टेंडर दे सकेंगे एलडीए सचिव। एलडीए वीसी ने सचिव और अपर सचिव के अधिकारों में बढ़ोतरी की है। अब तक सचिव को 25 लाख तक के टेंडर देने का अधिकार था। अपर सचिव 10 की जगह 25 लाख तक का टेंडर मंजूर कर सकेंगे। तो एलडीए वीसी ने सचिव और अपर सचिव के अधिकारों में बढ़ोतरी की है। अब तक सचिव को 25 लाख तक के टेंडर देने का अधिकार था, तो अपर सचिव 10 की जगह 25 लाख तक का टेंडर मंजूर कर सकेंगे। प्रयागराज से अब खबर, एनआईए को ट्रांसफर होगा पाकिस्तानी कारतूस का केस। अतीक अहमद की निशानदेही पर बरामद हुई थी कारतूस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अब ये केस ट्रांसफर होगा। विदेशी हथियारों के सप्लायर और पाकिस्तानी हैंडलरों का लगाया जाएगा पता। तो अतीक अहमद की निशानदेही पर बरामदगी होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अब ये केस ट्रांसफर होगा। इसी के साथ विदेशी हथियारों के सप्लायर और पाकिस्तानी हैंडलरों का पता लगाया जाएगा। तो बड़े खुलासे अभी होंगे, जहां एनआईए को ट्रांसफर होगा पाकिस्तानी कारतूस का केस। अतीक अहमद की निशानदेही पर बरामद हुई थी कारतूस। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को अब ये केस ट्रांसफर होगा। विदेशी हथियारों के सप्लायर और पाकिस्तानी हैंडलरों का पता लगाया जाएगा। लखनऊ से अब खबर, अलविदा की नमाज के लिए शुक्रवार को रूट डाइवर्जन, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी किया गया प्लान। शुक्रवार सुबह लागू रहेगा डाइवर्जन। सभी वाहन चालकों को व्यवस्था का करना होगा पालन। ट्रैफिक से संबंधित कोई भी समस्या आने पर टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं संपर्क। शुक्रवार सुबह लागू रहेगा डाइवर्जन अलविदा की नमाज के लिए, जहां सभी वाहन चालकों को इस व्यवस्था का पालन करना होगा।
ट्रैफिक से संबंधित कोई भी समस्या आने पर टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो अलविदा की नमाज के लिए शुक्रवार को रूट डाइवर्जन रहेगा। ये बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई हैं इसके तहत, जहां ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये प्लान जारी किया गया है। शुक्रवार सुबह लागू होगा ये डाइवर्जन और इसी के साथ अगर ट्रैफिक की कोई भी समस्या आती है तो टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। मुजफ्फरनगर से अब खबर, विद्युत विभाग के विद्युत भंडार केंद्र में लगी भयंकर आग। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया है। करोड़ों रुपए का विद्युत भंडारण जलकर राख हुआ है। तो आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और इसी के साथ देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। तो करोड़ों रुपए का विद्युत भंडारण जलकर राख हो गया है। तो मुजफ्फरनगर से ये बड़ी जानकारी, विद्युत विभाग के विद्युत भंडार केंद्र में लगी भयंकर आग। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इस तरीके से आग और ज्यादा भीषण हो गई। करोड़ों रुपए का विद्युत भंडारण जलकर राख हो चुका है। तो मुजफ्फरनगर से ये खबर है, जहां विद्युत विभाग के विद्युत भंडार केंद्र में भयंकर आग लग गई। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं, लेकिन इससे पहले देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया और लाखों का नुकसान भी हुआ। साथ ही साथ करोड़ों रुपए का विद्युत भंडारण जलकर राख हो गया। तो ये आग की तस्वीरें हैं, किस तरीके से भीषण आग लगी है और विकराल रूप आग ने कैसे लिया है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आग लगने की क्या वजह बताई जा रही है? भीषण ये आग है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर के सोजड़ू में 33 केवी का बिजली घर है, उसके बराबर में ही विद्युत उपकरण का भंडारण है, जहां पर ये आग लगी है। और आग इतनी भयंकर लगी है कि देखते ही देखते करोड़ों रुपए का जो भंडारण में सामान रखा हुआ था वो सुआहा हो गया है, बिल्कुल पूरी तरह से राख हो गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ दूरी पर ही हजारों लीटर तेल भी रखा हुआ था। दमकल विभाग ने बड़ा प्रयास किया और लगभग आधा दर्जन दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद रही। आसपास के जिलों से भी, क्योंकि देवबंद से भी गाड़ी मंगाई गई, पेपर मिलों की लगभग 6 गाड़ियां यहाँ पर आग बुझाने में रही और एक बड़ी आग यहाँ पर थी जिस पर दमकल विभाग ने काबू पाया है। बिल्कुल, तो देखिए कितना का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि आग काफी ज्यादा भीषण थी तो नुकसान भी बहुत हुआ है वहां पर। फिलहाल क्या अनुमान इसका? देखिए, आपको बता दूं कि पश्चिमांचल विद्युत विभाग की जो एमडी हैं चेत्रा बी, वो मौके पर पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उनको जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि करोड़ों रुपए का नुकसान ही एक बड़ी नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हो पाया। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से भीषण आग की वजह से ये नुकसान करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है। ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो करोड़ों रुपए का विद्युत भंडारण जलकर राख हो गया है और आदेश भी दिए गए हैं कि आकलन किया जा सके जल्द से जल्द कि कितने का नुकसान हुआ है और इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से राहत के लिए मदद का हाथ बढ़ाता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।